हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का जो 500 रूल चल रहा है ग्रामर का। अभी मैंने कल ही से स्टार्ट किया है 500 रूल्स ऑफ ग्रामर के। तो जिसमें से हमने 1 से लेके 20 रूल्स देख लिया था। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है। आज ये सेकेंड वीडियो है इस क्लास की। आज ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है और फर्स्ट क्लास में मतलब पहली वाली क्लास में हम 1 से लेके 20 रूल्स देखे थे, ठीक है। उसमें 20 रूल्स हमने पढ़ा था जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आपने पढ़ा है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि वो कितना एग्ज़ाम से रेलिवेंट है। और ये इसी तरह ये सीरीज चलेगी 500 तक। तो 500 रूल्स हमें देखेंगे जो एग्ज़ाम से एकदम रेलिवेंट होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये सेट 2 है इंग्लिश ग्रामर रूल्स। 21 से लेके 40 हम इस वीडियो में रूल्स देखेंगे। यानी कि हर वीडियो में हम क्या करेंगे, 20 रूल्स को कवर करेंगे, ठीक है। रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा देन हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, ओके। यहाँ पे आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रही हैं। तो आज देखेंगे 21 रूल्स क्या है कि अगर आपका हार्डली स्कार्सली आता है, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए या बेयरली आ जाए, ठीक है। तो बेयरली को भी आपने लेना है। इनका मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, बेयरली आ जाए, तो इनके बाद ध्यान रखना है इन्वर्जन आता है। इट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब आता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इनके बाद क्या आता है, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा तो ये भी ध्यान रखना है, हैड आएगा, ठीक है। हैड आता है और जब हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। और इसका पेयर किससे बनता है तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका पेयर व्हेन से बनता है। और अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है इसका पेयर देन से बना के दे देगा, देन से बना देगा। यहाँ पे गलती कर देगा, या तो पेयर में गलती कर देगा या तो यहाँ पे गलती कर देगा। तो यही चीज़ आपको ना ध्यान रखनी है। तो इसका पेयर किससे बनता है, बेयरली हो गया, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका पेयर बनेगा व्हेन से बनेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, व्हेन से बनेगा इसका पेयर, ठीक है। व्हेन के बाद इसका एक क्लॉज होगा यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा इसका, और वो वर्ब सेकेंड फॉर्म में रहेगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे यही रूल कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, हार्डली, स्कार्सली, हैड प्लस वर्ब की सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, व्हेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इजी है। तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। हार्डली भी आया हुआ है, उसके बाद आपका इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब आया है, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब भी थर्ड फॉर्म में आई है। इसका पेयर किससे बना है, व्हेन से बना है। जब भी ये सेंटेंस एग्जाम में आए ना तो बस 3-4 चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है कि आया है तो इसका देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आया है कि नहीं, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है या नहीं, और हेल्पिंग वर्ब जैसा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब है कि नहीं, इतना देख लिए। उसके बाद आप व्हेन पे आएंगे कि व्हेन का इसका पेयर बना है कि नहीं, इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है, स्कार्सली हैड सी फिनिश कुकिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ पे आपका MCQs दिया है, हार्डली हैड द मिनिस्टर फिनिश्ड हिज स्पीच देन द अर्थक्वेक शूक द स्टेडियम। अब यहाँ पे देखो हार्डली हमने देख लिया। अब यहाँ पे एरर अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखेंगे हार्डली हमने देख लिया। हार्डली के बाद मैम ने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो वो भी आया हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पे हैड है तो हैड का वर्ब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी करेक्ट है, यानी कि यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैम ने बताया था कि इसके बाद इसका पेयर किससे बनता है, व्हेन से बनता है। देखते हैं पेयर सही है कि नहीं। तो यहाँ पे तो देन दिया हुआ है, हमारी गलती पकड़ी गई कि यहीं पे एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है कि इसका पेयर व्हेन से बनता है ना कि देन से बनता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पे व्हेन आना चाहिए। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर था, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, ये था फर्स्ट रूल आज की क्लास का, ये फर्स्ट रूल था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड रूल पे आते हैं हम। 22 रूल है ये। एक है नो सूनर प्लस देन, सेम हार्डली की तरह ये भी रूल है, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने लिख के दे दिया है। नो सूनर, जब भी आपका नो सूनर से स्टार्ट हो सेंटेंस, देखिए नो सूनर इज यूज टू शो द वन थिंग हैपन्स, यानी कि एक चीज़ मतलब एक चीज़ घट चुकी है उसके बारे में ये शो करता है। इमीजिएटली आफ्टर द अनदर, यानी कि एक घटना घटने के बाद तुरंत। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन,
ठीक है, लाइक हार्डली। इट ऑल्सो यूजेज इन्वर्टेड स्ट्रक्चर व्हेन इट स्टार्टेड अ सेंटेंस। खैर ये चीज़ें पे ध्यान नहीं रखनी है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे, नो सूनर के बाद डिड आता है और हैड आता है। नो सूनर के बाद डिड आता है, हैड आता है, ये भी इन्वर्जन ही लेता है उसी की तरह। और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब जब डिड आएगा ना, जब डिड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जब हैड आएगा, नो सूनर के बाद अगर डायरेक्ट हैड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब अपने हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब रखोगे। अच्छा, इसका पेयर किससे बनता है, इसका पेयर देन से बनता है। इसमें क्या कर देगा, इसमें व्हेन लगा के दे देगा, जो कि आपने ध्यान रखना है। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से बनता है। उसके बाद फिर एक क्लॉज आ जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी बेयरली, स्कार्सली, हार्डली आ जाए उसका पेयर व्हेन से बनता है और दोनों में इन्वर्जन आता है, यानी कि उनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लाना ही लाना है। और इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आता है, डिड और हैड आता है। तो डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका पेयर किससे बनता है, देन से बनता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखोगे नो सूनर, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, देन सब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो सब्जेक्ट, यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डिड है। फिर इसका पेयर देन से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर वाला क्लॉज ना सेकंड पर्सन में जाता है, ये भी ध्यान रखना है। सेकंड, देखिए सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि ये सेकंड में जाएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट में। यहाँ पे भी देखेंगे नो सूनर हैड आई क्लोज। अब हैड के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, यहाँ पे देन बना हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन वी टुक अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे व्हेन आ गया है। पढ़ा था ना कि नो सूनर के बाद आपका इन्वर्जन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से बनता है, नॉट व्हेन। तो व्हेन का तो उसका बनता है, इसलिए यहाँ पे गलती थी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये भी रूल, दोनों सेम ही रूल थे, बस फ़र्क यहाँ पे स्कार्सली का था, व्हेन का था, और ये भी रूल था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपने, कभी भी एग्जाम में अगर पूछे कि अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस आ जाता है ना, नो सूनर अगर दिया हुआ है, नो सूनर एग्जाम में अगर दिया हुआ है नो सूनर वाला सेंटेंस, तो अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नो सूनर जो है ना ये नेगेटिव सेंटेंस है, अगर ये दिया है और एग्जाम में पूछा जाए कि नो सूनर का आपने क्या करना है, अफर्मेटिव करना है, यानी कि पॉजिटिव करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो आप इसको ना एज सून एज में बदलोगे। किस में, एज सून एज में बदलोगे। एज सून एज वाला जो सेंटेंस रहेगा ना उसी में बदलोगे। नो सूनर का एज सून एज, ये इसका पॉजिटिव है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है नो सूनर का। और अगर एज सून एज आ जाए सेंटेंस में और पूछ लिया जाए कि इसका नेगेटिव बनाना है, तो आप नो सूनर में इसको चेंज करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि नो सूनर का अफर्मेटिव एज सून एज है, एज सून एज का नेगेटिव नो सूनर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रूल पे आएंगे। नेक्स्ट जो रूल है द प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन। द प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, यानी कि व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद अ नेगेटिव आर रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब्स, नेवर, सेल्डम, रेयरली, नॉट ओनली, इन नो वे, ऑक्सिलरी वर्ब्स कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। मीन्स जब कोई एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है और सेंटेंस पे जोर डालता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। और हम इन्वर्जन ही कहेंगे, यानी कि उसे हम कहते हैं सेंटेंस इंटेरोगेटिव। जैसे ये नेवर क्या है, नेवर एडवर्ब है, सेल्डम भी एडवर्ब है, रेयरली एडवर्ब है, नॉट ओनली, इन नो वे। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनके बाद इन्वर्जन आएगा, यानी कि इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन इनके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन इनके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद एट्सेट्रा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या सेल्डम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या रेयरली, नॉट ओनली। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा नेवर आई हैव लिसन्ड। क्या ये सेंटेंस सही है, नेवर आई हैव लिसन। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये नेवर से स्टार्ट हुआ है, इसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ये एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है। नेवर मतलब नेगेटिव, जब कोई सेंटेंस नेगेटिव से स्टार्ट हो, या रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब, ये आपका नेगेटिव एडवर्ब है, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब है। जैसे कि नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, नॉट ओनली हो गया, इन नो वे हो गया,
और नो सूनर हो गया, ये भी ध्यान रखना है, नो सूनर हो गया, ठीक है, नो सूनर हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके नेगेटिव एडवर्ब हैं या रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब है, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव है, नॉट है। तो इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्जन फॉलो करेंगे। इसके साथ इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन मतलब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, क्योंकि नेवर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। रूल क्या है कि अगर आपका रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है या नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या रखेंगे, इन्वर्जन रखेंगे। यानी कि इसका सेंटेंस फिर कैसे बनेगा, नेवर इस तरह बनेगा, नेवर आ जाएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, यहाँ पे हैव आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, देन इधर सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। नेवर हैव आई, नेवर हैव आई आ जाएगा, फिर लिसन यहाँ पे आप रख दोगे। अब ये करेक्ट हो गया। यही रूल नंबर 23 कह रहा है कि अगर आपका जब कोई सेंटेंस नेगेटिव या रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब अगर आपको नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अगर कोई सेंटेंस नेवर, सेल्डम, रेयरली, नॉट ओनली, इन नो वे, नो सूनर एटसेट्रा इनसे शुरू हो रहा है तो इनके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बस इतना ही कहना है। इन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा है, भाड़ में जाए इन्वर्जन, बस इतना ध्यान रखना है कि इसके बाद डायरेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है आगे वो आएगा। तो ये रूल नंबर 23 यही कह रहा है, मैंने समझा दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ था, जैसे आप देखो सर सेल्डम, सेल्डम के बाद देखिए सेल्डम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, देन आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपकी इधर सेंटेंस चल रही है। नॉट ओनली से अगर यहाँ पे देखें नॉट ओनली भी है, नेवर आ गया, सेल्डम आ गया, रेयरली आ गया, नॉट ओनली आ गया, इन नो वे आ गया, नो सूनर एटसेट्रा, तो नॉट ओनली के बाद भी आपका हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब आपके एडवर्ब है, रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है, मतलब इसमें ऑलरेडी नॉट है, ये नेगेटिव है। जैसे नेवर हैव आई विटनेस सच करेज, तो नेवर के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब आया, देन सब्जेक्ट आया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यूज, अगर हम सेल्डम आई हैव सीन सच अ टैलेंटेड म्यूजिशियन इन माई इंटायर लाइफ, तो इसमें कहाँ पे एरर है, अब आप इजीली एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कहा जब भी आपके रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, जब कोई एडवर्ब स्टार्टिंग में आता है, सेंटेंस के स्टार्ट में जब कोई एडवर्ब आता है ना, तो सेंटेंस पे जोर देता है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इन्वर्जन रखेंगे, यानी कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, देन उसके बाद वर्ब, उसके बाद एटसेट्रा। तो यहाँ पे सेल्डम आया है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है। होना क्या चाहिए, सेल्डम, हैव, उसके बाद आई, यानी कि हैव को इधर ले आएंगे, आई को इधर ले आएंगे, बस इतना ही था। समझ में आ गया? ये था रूल नंबर 23 का, प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मुझे लगा समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं रूल नंबर 24 पे, तो 24 भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रूल नंबर 24 पे आएंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, फॉर और सिंस से आते हैं। तो फॉर जो यूज़ होता है ना, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि फॉर का यूज़ आप कहाँ पे करोगे, फॉर का यूज़ आप वहाँ पे करोगे जहाँ पे ना टाइम निर्धारित नहीं है, मतलब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैंने कहा वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, आपको पता चलेगा वो कब से 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या मैंने यहाँ पे एक निश्चित टाइम दिया? नहीं दिया, बस इतना बोला कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब 2 घंटे से आज 2 घंटे से पढ़ रहा है कि कल 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब कब से, सुबह से पढ़ रहा है यानी कि आज पढ़ रहा है, ये टाइम निर्धारित नहीं है, बस कहा गया है कि बस वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। वो 5 साल से, मतलब वो 5 साल से ये काम कर रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सब क्या है, अनिश्चित टाइम है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। जब आपको कोई निश्चित पॉइंट नहीं बता रहा कि कब से कब तक, जैसे मैंने कहा 1990 से वो यहाँ रह रहा है, अब आपको एक पॉइंट मिल गया कि कब से रह रहा है, आपने तुरंत जोड़ लिया कब से रह रहा है, 1990 से रह रहा है, आपको तुरंत यहाँ पे एक ना एग्जैक्ट पॉइंट मैंने बताया कि 1990 से वो यहाँ पढ़ा रही है। अब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा 1990 से पढ़ा रही है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया। अब मैंने कहा वो साल भर से पढ़ा रही है, 5, मतलब अगर मैंने कहा कि वो 5 साल से पढ़ा रही है, तो आपको पता चलेगा किस सन में पढ़ा रही है, किस सन से पढ़ा रही थी, कुछ नहीं पता चल रहा है। वहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जाता। जब एग्जैक्ट टाइम ना दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया हो, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, मैंने पूछा बारिश हो रही है, कब से हो रही है, सुबह से हो रही है, आपने एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया, ठीक है, एक निश्चित टाइम दे दिया, पॉइंट इन टाइम कि कब से हो रही है।
जैसे मैंने कहा वो सुबह से खेल रहा है, वो 9 बजे से खेल रहा है। अब 9 बजे से मैंने एकदम टाइम बता दिया, तो वहाँ पे आप सिंस लगाओगे। वो मंडे से, वो कब से बीमार है, वो संडे से बीमार है। मैंने टाइम बता दिया कि हाँ संडे से बीमार है। ये भी अगर मैंने कहा वो लास्ट संडे से बीमार है, तब भी एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, उसके साथ भी आप सिंस ही लगाओगे। लास्ट संडे सिंस 2010 यानी कि 2010। सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, बोथ आर कॉमनली यूज परफेक्ट टेंस। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सिंस का यूज़ होता है जब पॉइंट इन टाइम पे होता है, और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हिंदी में बताऊंगी तो फॉर का यूज़ अनिश्चित टाइम के लिए होता है जब कोई टाइम ना दिया हो, और सिंस का यूज निश्चित टाइम के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, मैंने कहा वो यहाँ 10 साल से रह रही है। 10 साल से रह रही है, पता नहीं कब से, कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं, बस मैंने बताया 10 साल से रह रही है। 10 साल तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 10 साल से, 15 साल से, जब हमें एग्जैक्ट कोई चीज़ पता नहीं रहती तो हम बोल देते हैं कि 10 साल से रह रही है। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट यानी कि कोई निश्चित टाइम नहीं बताया जा रहा है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। लेकिन मैंने कहा सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा वो सुबह से काम कर रही है। अब यहाँ पे एक टाइम दे दिया है कि सुबह से कर रही है, आपने तुरंत, आपको भी पता चल गया कि कब से कर रही है, सुबह से कर रही है। एक एग्जैक्ट पॉइंट आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप सिंस लगाओगे। जैसे कंपनी हैज़ नॉट बीन प्रॉफिटेबल फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बिगन ड्यू टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब यहाँ पे आप देखोगे किस में एरर है। यहाँ पे भी देखिए, मैंने कहा ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि पिछले साल से। ठीक है, पिछले साल भी पिछला संडे यानी कि कब से बीमार है, लास्ट संडे से बीमार है, लास्ट मंडे से वो स्कूल आ रहा है। तो एक टाइम बताया जा रहा है कि हाँ लास्ट मंडे से स्कूल उसने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फॉर नहीं लगाओगे, सिंस लगाओगे। ठीक है, इसको समझने की देरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगला जो आपका रूल है, 25 पे आ गए हैं रूल पे। तो ये जो रूल है ना, प्रीफर इज़ फॉलोड बाई टू, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं रूल, ये वाले रूल पर। जैसे इसमें क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे आपका जूनियर हो गया, अब जब हम प्रीफर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया। ठीक है, जूनियर है, सीनियर है, प्रायर है, सुपीरियर है, इंटीरियर है, प्रेफर है। ठीक है, प्रेफर है, प्रेफरेबल है। इन सभी के साथ ना दैन नहीं लगता, इसलिए मैं दैन लगा के बता रही हूँ। इन सभी के साथ दैन नहीं लगता, इन सभी के साथ टू आता है, टू। ठीक है, ध्यान रखना है, एक मिनट, कंफ्यूज नहीं करना। इन सभी के साथ डायरेक्ट मैं बता दे रही हूँ, इन सभी के साथ क्या लगता है, टू लगता है। इन सभी के साथ टू आता है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन, अगर एरर पूछा रहेगा तो इसके साथ दैन लगा देगा, जो कि गलत है। दैन नहीं आना चाहिए, इन सभी के साथ टू आएगा। जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रीफर हो गया, प्रीफरेबल हो गया। ये क्या करता है, ऑलवेज फॉलोड बाई टू, नॉट दैन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा है, रूल नंबर 25। जैसे सी प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, यहाँ पे देखिए टू आया, प्रेफर टू, ये ध्यान रखना। आई प्रेफर रीडिंग टू वॉचिंग, टू आया, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे माई एल्डर ब्रदर प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट दैन, देखिए यहाँ पे दैन लगा के दे दिया, जो आप तुरंत यहाँ पे गलती पकड़ लेंगे कि दैन नहीं आना चाहिए। हमने तो इसके साथ टू पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ प्रेफर का दिया है, लेकिन मैंने इसको भी बता दिया है। हालांकि अगले रूल में आ भी सकता है, ये वाला रूल भी अलग से आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या थी, माई एल्डर ब्रदर प्रेफर है, प्रेफर आ गया या प्रेफरेबल आ गया, दोनों में आ गया, तो आप यहाँ पे टू लगाओगे, तो यहाँ पे दैन नहीं आएगा, टू आएगा। ओके, तो बी पार्ट में एरर था। 26 वाले रूल पे चलेंगे अगर हम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है आपका, जब वो वाला पूछता है, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूछता है, तो वहाँ से आ जाता है। टू का पेयर बनता है, यानी कि टू का पेयर टू से बनता है, और सो का पेयर दैट से बनता है। देखिए टू ये जो टू और टू है, ये जो दोनों है ना, ये नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं, और मोर देन इज नेसेसरी और डिज़ायरेबल। और यहाँ पे जो ये जो सो दैट की मीनिंग है, ये क्या करते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम देखेंगे ये नेगेटिव मीनिंग कैसे निकालता है। जैसे मैंने कहा ही इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब यहाँ पे टू वीक टू वॉक आया है ना,
तो यहाँ पे देखना कि वो इतना कमज़ोर है, इट मीन्स वो चल नहीं सकता। तो नेगेटिव मीनिंग निकाला कि नहीं निकाला, वह इतना कमज़ोर है, इट मीन्स कि वो चल नहीं सकता। हिंदी में यही आ रहा है ना, वो चल नहीं सकता। तो अब क्या करोगे, इसको ये नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है और सो दैट ना ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है। तो जब भी ये सेंटेंस आए, ये भी पूछता है एग्ज़ाम में काफ़ी, कभी भी ये आ जाए ना, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद आपका ये टू वाला आएगा, ये वाला आएगा टू, उसके बाद इसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा या तो एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये एग्ज़ाम में पूछता है। ये स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे, पूछ लेगा कि इसका टू रिमूव करना है ना, पूछता है ना रिमूव टू, ये वाला टू रिमूव करना है। तो आप कैसे इसको रिमूव करोगे, कैसे आप इसको रिमूव करोगे, पूछेगा कि ये वाला टू रिमूव करना है, तो आप इसको रिमूव कैसे करोगे। अब ये मैंने बताया कि ये जो टू है, ये जो टू है, दोनों का पेयर ये क्या निकाल रहा है, नेगेटिव सेंस निकाल रहा है। तो इसका जब हम टू को रिमूव करेंगे तो नेगेटिव सेंस ही लेके आएंगे, क्योंकि वो इतना कमज़ोर है। जैसे यहाँ पे मैंने एक दे दिया, ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब यही सेंटेंस है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर टू आ गया, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आ गया वीक, उसके बाद फिर आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कोई भी आ सकता है, उसके बाद फिर ये टू आ गया, उसके बाद ये आपका इन्फिनेटिव आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टू को रिमूव करना, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर रखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब रखेंगे, उसके बाद इस टू की जगह पे हम सो का यूज़ करेंगे, सो दैट है ना, सो ये क्या करता है, ये कॉज और इफेक्ट बताता है। तो इसकी जगह पे हम सो का यूज़ करेंगे, यानी कि सो दैट का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ सो, उसके बाद इसकी जगह पे टू को हटा के सो का रखेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाएगा, जो भी है एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आप क्या रखोगे, ही इज़ सो वीक, ये हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब हो गया। देन उसके बाद दैट आएगा, दैट के बाद एक क्लॉज आ जाएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। जब भी सेंटेंस आए ना, ये वाला आ जाए, कहेगा कि रिमूव टू, तो आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। रिमूव ऐसे कर सकते हो, यानी कि इसको कैसे बनाओगे, जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, अब इसको मुझे बनाना है, यानी कि इसका टू हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट को लूँगी, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब भी ले लूँगी, उसके बाद यहाँ पे सो है, इस टू की जगह पे हम सो रख देंगे, सो आ जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो भी यहाँ पे है इसी को कहा जाता है एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, वीक हो गया, ही इज़ सो वीक। उसके बाद मैंने कहा दैट आएगा, है ना, दैट आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट रखेंगे, उसके बाद क्लॉज आ जाएगा। क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, यही ना, सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो यहाँ पे जिस भी सेंटेंस में ये है, उसी सेंटेंस में यहाँ पे क्लॉज होगी। जैसे यहाँ प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही होगा, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, तो प्रेजेंट में ही आएगा। तो यहाँ पे क्लॉज क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही हो जाएगा, ही, इसी का ले आएंगे ही। उसके बाद ये प्रेजेंट में ही कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे सो क्या हो रहा है, एबल सो हो रहा है, कैपेबिलिटी सो हो रही है, तो कैन का यूज़ हम लगाएंगे, ही कैन। फिर कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है, तो हम नेगेटिव ही लेके आएंगे। मैंने कहा ना टू और टू दोनों का पेयर नेगेटिव मीनिंग निकालते, तो यहाँ पे नॉट लेके आएंगे। उसके बाद वॉक आ जाएगा। अब सेंटेंस ये करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे वॉज पूछा होता, पास्ट में पूछा होता, तो यहाँ पे कैन नहीं होता, कुड होता, कुड नॉट वॉक हो जाता। बट यहाँ पे इज़ में है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही हम करेंगे। चूँकि वो चल नहीं सकता, उसकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए कैन में ले आएंगे। और यहाँ पे नॉट इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है। समझ में आ गया ये वाला रूल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए MCQs दिया हुआ है, द बॉक्स इज सो हैवी टू लिफ्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, वी नीड एटलीस्ट 2 people टू मूव इट। अब इसको कैसे आप सही करोगे। अब यहाँ पे सो हैवी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये वाला पूछा जाता है, जैसे ये है ही इज़ टू वीक टू वॉक, ऐसे पूछा जाता है, इसमें कहेगा कि रिमूव टू, तब तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। लेकिन ये भी पूछा जाता है ऐसे, डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसको क्या करना है, टू वाला बनाना है, यानी कि ये वाला बनाना है, इसका पॉजिटिव रूल बनाना है। तो आप क्या करोगे, या इसका नेगेटिव पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, ये वाला बनाओगे, मतलब उल्टा सीधा कर देगा। चाहे ये दे देगा तो ये बनाना रहेगा, ये दे देगा तो ये बनाना रहेगा। अब यहाँ पे यही MCQs है, ये वाला दिया हुआ है, बनाना है ये वाला आपको। तो ही द बॉक्स इज सो हैवी टू लिफ्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा,
यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सो हैवी हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमें एक क्लॉज की ज़रूरत है ना। सो हैवी हमें एक क्लॉज की, सो द बॉक्स इज सो हैवी टू लिफ्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, जो कि यहाँ पे गलत है सेंटेंस। यानी कि ये क्या कह रहा है, सो उसके बाद एडजेक्टिव वर्ब है, फिर दैट, फिर एक क्लॉज आना चाहिए ना। ये सो दिखा रहा है कि हमें एक क्लॉज रखना है, तो क्लॉज यहाँ पे आ गया। क्या रखोगे आप, सो दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट हो जाएगा, बस इतना। द बॉक्स इज सो हैवी, फिर दैट आ जाएगा, फिर एक क्लॉज आ जाएगा। क्लॉज क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, या फिर अगर इसको ये वाला बनाना रहेगा, ये वाला ही इज़ टू वीक टू वॉक बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द बॉक्स इज़ इस तरह बनाएंगे, द बॉक्स इज़, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लेंगे। द बॉक्स इज़, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, टू आ जाएगा, द बॉक्स इज़ टू। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हैवी है, हैवी आ जाएगा। उसके बाद आपका टू लिफ्ट, ये वाला एज इट इज़ उतर जाएगा, तो ये वाला भी बन गया। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है। 27 पे आएंगे, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब की बात अगर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रूल है कि अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। और एडवर्ब जो है वो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब अपने आप की भी विशेषता बताता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल दूँ, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे और एडवर्ब, एक चीज़ ध्यान रखना है कि एडवर्ब के लास्ट में क्या आता है, एलवाई आता है। एडवर्ब के लास्ट में एडवर्ब ऑफन एंड इन एलवाई। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ही इज़ अ केयरफुल ड्राइवर। अब यहाँ पे हमें बताएंगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ पे है, इसमें एडजेक्टिव कहाँ पे है। तो देखेंगे यहाँ पे ही इज़ अ केयरफुल ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है ना ये नाउन है। अब ड्राइवर क्या है, केयरफुल है ना। ड्राइवर क्या है, केयरफुल है, तो किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे ड्राइवर की विशेषता बता रहा है ना, ये केयरफुल, कि ड्राइवर कैसा है, बहुत केयरफुल है। तो ड्राइवर नाउन है और नाउन की विशेषता ये बता रहा, तो ये केयरफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा ही ड्राइव्स केयरफुली, ठीक है, अगर मैंने कहा ही ड्राइव्स केयरफुली, अब यहाँ पे अब बताएंगे कि कहाँ पे एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखिए, ही ड्राइव्स केयरफुली, मतलब वो बहुत केयरफुली ड्राइव करता है। तो मतलब यहाँ पे ड्राइव करता है, ड्राइव कैसा करता है, केयरफुली करता है। तो ये जो केयरफुली है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा ड्राइव करता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक करता है ना। तो ये जो हो गया ना, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहा है, वर्ब की। तो इस तरह आप देख सकते हो। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो है वो वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। ये ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपने, ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखना है। एक रूल और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, अगर टेस्ट आ जा रहा है, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, तो इनके बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, नॉट एडवर्ब्स। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन आ जाए, जैसे कि टेस्ट है, स्मेल है, फील है, अपीयर है, सीम है, तो इनके बाद क्या आता है, आप याद रखना है, एडजेक्टिव आता है, नॉट एडवर्ब। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा, द फूड टेस्ट डिलीशियसली, है ना। क्या ये सही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, तो यहाँ पे एडवर्ब आया है, जो कि ये गलत है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन रहेंगे, ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन इतने ही याद रख लेना है, और इसके बाद आएगा एडजेक्टिव। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके बाद यूज़ क्या करना है, एडजेक्टिव का यूज़ करना है, नॉट एडवर्ब। तो यहाँ पे डिलीशियसली नहीं होगा, डिलीशियस होगा, DELICIOUS।
ये हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। द फूड टेस्ट डिलीशियस। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ऑल्दो ही परफॉर्म्ड हिज टास्क गुड ही डिड नॉट गेट द प्रमोशन ही वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कहाँ पे सही है, ऑल्दो ही परफॉर्म्ड हिज टास्क गुड, तो हमें यहाँ पे देखिए वो अच्छा कर रहा है ना, हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एडवर्ब फॉर्म इज़ गुड, गुड इज़ वेल, तो इट शुड बी परफॉर्म्ड हिज टास्क वेल। यहाँ पे इस मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एक एडवर्ब की ज़रूरत है, ना कि एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे गुड नहीं आएगा, तो गुड का जो एडवर्ब है वो क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। यहाँ पे वेल इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 27 का रूल था। 28 पे आएंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इस रूल में कह रहा है कि जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आ जाए तो आप क्या करोगे, तब आप MPT का रूल लगाओगे। MPT का, जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आ जाए तो आप क्या करोगे, MPT का रूल लगाओगे। When multiple adverbs manner, place, time are used after an intransitive verb, the usual order is manner, place, time, MPT। जैसे कैसे देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा he always comes to my office in the evening, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे वो आता है, कब आता है, हमेशा आता है। तो सबसे पहले हमने एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ किया। MPT का रूल यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में ना एक से ज़्यादा एडवर्ब आया है। एक तो यहाँ पे है, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, यानी कि सबसे पहले मैनर को रखेंगे, वह आता है, कब आता है, हमेशा आता है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, सबसे पहले इसको रखेंगे। देन पी मतलब क्या होता है, प्लेस को रखेंगे, मैनर हो गया। उसके बाद प्लेस को रखेंगे, कहाँ पे आता है, टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस आता है। फिर टी जो है ना, ये टाइम को डिनोट करता है, कब आता है, इन द इवनिंग में आता है। इसमें आपके मल्टीपल एडवर्ब्स हैं, तो जब सेंटेंस में मल्टीपल एडवर्ब्स आ जाए ना, तो हम MPT का रूल आप लगाओगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे दिस सी सैंग ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप देखो सी सैंग, उसने गाया, कैसे गाया, बहुत ही सुंदर गाया। तो ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या है, ये M है, यानी कि मैनर। कहाँ पे गाया, उसके बाद आप ना प्लेस वाला लेके आओगे। कहाँ पे गाया, एट द कॉन्सर्ट में गाया। कहाँ पे गाया, प्लेस कहाँ पे था, कॉन्सर्ट में गाया, तो ये P हो गया। लास्ट कब गाया, तो लास्ट नाइट गाया, ये टाइम होगा। तो MPT का रूल आपका लगेगा जब भी सेंटेंस में मल्टीपल एडवर्ब्स आते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये इस तरह का उल्टा सीधा पूछ लिया जाएगा, ऐसे सी सैंग लास्ट नाइट एट द कॉन्सर्ट ब्यूटीफुल, ऐसे आ जाएगा, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सी सैंग लास्ट नाइट, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। लास्ट नाइट, सी सैंग लास्ट नाइट एट द कॉन्सर्ट ब्यूटीफुली। अब इसी को आपने क्या करना है, सही करना है। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, सी सैंग लास्ट नाइट एट द कॉन्सर्ट ब्यूटीफुली। अब आपने क्या करना है, MPT का रूल करना है, यानी कि सबसे पहले मैनर आएगा, फिर P आएगा, मतलब प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब भी सेंटेंस में मल्टीपल एडवर्ब्स आए, यानी कि उसमें मैनर प्लेस टाइम है, तो आप सबसे पहले मैनर को रखोगे, देन प्लेस को रखोगे, देन T को रखोगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड टुमारो द स्पेशल लेक्चर इन द ऑडिटोरियम टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप देख सकते हो कैसे आप इसको सही करोगे। तो यहाँ पे ना ऑर्डर ऑफ एडवर्ब की गलती है, गलती कुछ नहीं है, बस एडवर्ब को इधर उधर रखा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही रूल को फॉलो करेंगे, MPT वाला रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट मस्ट अटेंड टुमारो दी स्पेशल लेक्चर इन द ऑडिटोरियम, इसमें कहीं प्लेस मैनर की बात नहीं हो रही है, इसमें कभी कहीं मैनर की बात नहीं हो रही है। तो जब मैनर की बात नहीं हो रही है तो सिर्फ PT है, यानी कि प्लेस और टाइम है। तो मैनर, तो जब मैनर की बात ही नहीं हो रही है तो हम PT को रखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अटेंड, द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द लेक्चर, ठीक है, द लेक्चर, द स्टूडेंट मस्ट अटेंड द लेक्चर हो जाएगा, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। इन द ऑडिटोरियम,
द लेक्चर इन द ऑडिटोरियम, उसके बाद आपका टाइम आएगा, यानी कि टुमारो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो इस तरह अपने ध्यान रखना है, ठीक है। रूल नंबर 29 क्या कह रहा है कि ऑल्दो अगर आ जाए, ऑल्दो से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा हो, दो से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो ये अपने साथ फॉलो क्या करता है, एट को फॉलो करता है, ठीक है। ये आपका कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लास को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। ये कौन सा कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जैसे आपका इधर और है, इधर का पेयर और से बनता है, नीदर का नॉर से बनता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से बनता है, बूथ का एंड से बनता है, बिटवीन का एंड से बनता है, एंड फ्रॉम का टू से बनता है, नो सूनर का देन से बनता है, हार्डली स्कार्सली का व्हेन से बनता है, मैंने बताया अभी, एंड वेदर का और से बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वेदर का किससे बनता है, और से बनता है। वेदर आ जाए ना तो उसका पेयर और से बनता है, ठीक है। वेदर और का बनता है। जैसे आप देख सकते हो एल्स का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एल्स का किसका बनता है, एल्स का बट का बनता है। लेस्ट का शुड बनता है। लेस्ट वाला हटाई देते हैं क्योंकि कल हमने इसको लिया था। एल्स का है जो एल्स का पेयर बट, अगर एल्स आया तो उसका पेयर बट से बनेगा, ठीक है। और अगर अदर आता है, अदर हो गया या फिर रादर हो गया, अदर या रादर हो गया, तो आप इसका पेयर किससे बनाओगे, दैन से बनाओगे, ठीक है। लेस्ट का सूड मैंने बताया था, लेस्ट का सूड है और V1 वो ध्यान रखना है। सो का दैट का बनता है, और रीज़न और ऑल्दो का, ऑल्दो हो गया, दो हो गया, इसका एट से बनता है। यही मेरा समझाने का वो था। तो ये सब क्या है, आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, दो से सेंटेंस में, तो उसमें क्या उसका पेयर किससे बनेगा, एट से बनेगा, या तो कॉमा आ जाएगा या तो एट आ जाएगा। ये ध्यान रखना, या तो दोनों आ जाए तब भी सही है, या तो अगर आपका ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या दो से, तो अगर उसमें आगे जाके कॉमा लग गया है तब भी सेंटेंस सही है, ठीक है। अगर एट आ रहा है तब भी सही है। यहाँ पे वही चीज़ पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, ऑल्दो ही इज़ रिच एट ही इज़ हम्बल, करेक्ट है। यहाँ पे देखो ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कॉमा भी लगा है, एट भी लगा है, जो कि करेक्ट है। अगर यहाँ पे एट नहीं लगा होता, सिर्फ कॉमा लगा होता, तब भी सेंटेंस सही होता, और अगर यहाँ पे कॉमा नहीं लगा होता, सिर्फ एट लगा होता, तब भी सेंटेंस करेक्ट होता। खैर दोनों यहाँ पे लगा है तब भी सेंटेंस यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो हमेशा याद रखना, ऑल्दो दो इज फॉलोड बाई एट, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है, ऑल्दो द डॉक्टर वॉर्न हिम बट ही कंटिन्यू टू स्मोक विदाउट एनी कंसर्न फॉर हिज हेल्थ। तो इसके साथ कैसे पेयर बना देगा, मतलब गलती कैसे बना देगा, तो ऑल्दो या दो के साथ क्या कर देगा, बट का कंजंक्शन लगा देगा, जो कि गलत है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो से सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ। दो इट वॉज रेनिंग, दो इट वॉज, ठीक है। जैसे मैंने कहा, दो इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है। वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। क्या ये सेंटेंस सही है? दो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कॉमा लगा है, एट नहीं आया है। आपने पढ़ा है कि ऑल दो के साथ तो एट आना चाहिए, कॉमा लगा है तब भी सेंटेंस सही है, ये तब भी ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। या तो कॉमा आए या तो एट आए, दोनों बराबर है, या तो कॉमा और एट दोनों आ जाए तब भी सही है। लेकिन बट नहीं लगेगा, इसके साथ बट लगा के दे देगा, जो कि बट नहीं लगेगा। सिंपली इसके साथ बट नहीं लगेगा, यही गलती है। बीच में ऑल्दो द डॉक्टर वॉर्न हिम कॉमा लग गया है, नो वरी, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बट नहीं आएगा। इसके साथ ना इट कैन बी फॉलोड बाय एट या सिंपली कॉमा, सिंपली। तो दो और ऑल्दो के साथ एट आएगा या फिर सिंपली कॉमा का यूज़ होगा, तो ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 30 पे आ जाएंगे। बोथ इज फॉलोड बाय एंड, ये भी इजी है, जस्ट अभी मैंने बताया, ये भी कंजंक्शन का ही है रूल। तो बोथ के साथ ना हमेशा एंड आता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, बिटवीन के साथ भी एंड आता है, ये भी रूल पूछा जाता है। बिटवीन के साथ भी एंड आता है, आगे रूल होगा ये। तो बोथ के साथ भी एंड आता है और बिटवीन के साथ भी एंड आता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम बात करेंगे,
सी कैन बूथ स्पीक एज वेल। अच्छा, बूथ के साथ ना एज वेल एज लगा के दे देगा, यही एरर है। तो आपने पढ़ा होगा कि बूथ के साथ पेयर किससे बनता है, एंड का बनता है, यहाँ पे एंड हो जाएगा। सी कैन बूथ स्पीक एंड राइट इंग्लिश फ्लुएंटली, अब करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि द न्यू पॉलिसी इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज, तो इसी में गलती है क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि बोथ के साथ एंड का पेयर आता है, नॉट एज वेल एज, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, रूल नंबर 31 पैरेलल स्ट्रक्चर है। पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सब कुछ बराबर। जैसे कि अगर कोई आइटम्स है, जैसे कोई आइटम्स इन अ सीरीज कंपैरिजन मस्ट इन द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। अगर सेंटेंस में कोई सीरीज है, जैसे कोई आइटम्स आ रहा है सेंटेंस में, सीरीज में आ रहा है, तो आप अगर एक जगह नाउन है तो सब कुछ नाउन ही यूज़ होगा, अगर इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव ही यूज़ होगा, अगर जिरेंड है तो जिरेंड ही यूज़ होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ ले लेती हूँ, जैसे मैंने कहा ही लाइक्स, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल अगर लें, ही लाइक्स, ठीक है, ही लाइक्स टू रन, ठीक है, टू रन टू स्विम एंड टू हाइक। क्या ये सेंटेंस सही है? ही लाइक्स टू रन टू स्विम टू एंड टू हाइक। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ ना, स्टार्ट किससे हुआ है, सी लाइक्स। अब यहाँ आगे मतलब उसे वह पसंद करती है, वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है, घूमना, मतलब रन करना पसंद करती है, स्विम करना पसंद करती है और हाइक करना पसंद करती है। तो एक आइटम्स बता रही है ना, सीरीज में अपना एक चॉइस बता रही है ना, एक आइटम आ गया सीरीज में, आगे आइटम मतलब सीरीज में एक आइटम है, मतलब वो बता रही है कि क्या क्या उसे पसंद है, हर चीज़ें बता रही है। लेकिन स्टार्ट किससे हुआ, वो पसंद करती है टू रन। अब टू रन क्या है यहाँ पे, ये इन्फिनिटिव है, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, तो आगे भी इन्फिनिटिव ही यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे सीरीज में है, आइटम अपना बता रही है कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, मुझे रनिंग करना पसंद है, मुझे रन करना पसंद है, मुझे स्विम करना पसंद है, तो आगे भी यहाँ पे स्विमिंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी आप क्या रखोगे, इन्फिनिटिव में रखोगे, फिर आगे जो बता रही है वो भी इन्फिनिटिव में ही रहेगा, यानी कि ऑल इन्फिनिटिव का यूज़ होगा। अगर कोई चीज़ सीरीज में अपना आइटम बता रहा है कि मुझे ये खाने में मुझे ये चीज़ें पसंद है, तो अगर मैं जिरेंड में वो चीज़ बोले जा रही हूँ तो पूरा जिरेंड यूज़ होगा वो सीरीज, अगर इन्फिनिटिव है तो पूरा इन्फिनिटिव यूज़ होगा, अगर नाउन है तो पूरा नाउन यूज़ होगा। समझ में आया? इस तरह नहीं कर सकते, यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया ही लाइक्स टू रन, जैसे मैंने अगर ये इस तरह पूछा जा सकता है ही लाइक्स, ठीक है, इस तरह ही लाइक्स रनिंग, ही लाइक्स रनिंग, फिर मैंने कह दिया टू स्विम, ठीक है, फिर मैंने कह दिया एंड टू हाइकिंग। तो ये क्या, ये सेंटेंस सही है? अब यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे हाइकिंग है, यहाँ पे टू स्विम, रनिंग यहाँ पे क्या है, आपका जिरेंड है, हाइकिंग भी जिरेंड है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या कर रहा है, सब कुछ जिरेंड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज़ में आइटम बताया जा रहा है कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है, रनिंग करना, स्विमिंग करना, हाइकिंग करना, तो जिसमें रहेगा, जिस भी जिरेंड में है तो पूरा जिरेंड में रहेगा, नाउन में है तो पूरा नाउन में रहेगा, अगर आपका इन्फिनिटिव में है तो पूरा इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे गलती क्या है, ही लाइक्स रनिंग, स्विमिंग एंड हाइकिंग हो जाएगा, ये वाला इन्फिनिटिव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, आपका जिरेंड है। उसी तरह यहाँ पे देखोगे ये इन्फिनिटिव है तो यहाँ पे भी इन्फिनिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, ही लाइक्स रनिंग, स्विमिंग एंड हाइकिंग, ये पूरा क्या है, ही लाइक्स रनिंग, स्विमिंग, ये पूरा जिरेंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पूरा जिरेंड है। जैसे टू सक्सीड इन लाइफ वन नीड्स डेडिकेशन टू बी हार्ड वर्किंग, इसको हम देखते हैं, टू बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेसिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें कहाँ पे एरर है, अब आप खुद ही एरर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। इस सेंटेंस में कमी जानते हो क्या है, लैक्स पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी कि पैरेलल होना चाहिए, सारी चीज़ें बराबर में होनी चाहिए, ये अगर जिरेंड है तो ये भी जिरेंड है, तो ये भी जिरेंड ही होना चाहिए, ये इन्फिनिटिव है तो ये भी इन्फिनिटिव होना चाहिए, ये भी इन्फिनिटिव, क्योंकि वो सीरीज़ में आइटम बता रही है क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद है जब आइटम की बात आएगी।
तो यहाँ पे पैरेलल यानी कि पैरेलल स्ट्रक्चर की कमी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टू सक्सीडेड इन लाइफ वन नीड्स डेडिकेशन। डेडिकेशन ये क्या है, ION लास्ट में है, ये नाउन है, नाउन आया। और अदर आइटम शुड बी ऑल्सो इन नाउन फॉर्म, तो टू बी हार्ड वर्किंग, भाई ये नाउन है तो आगे यहाँ पे टू बी हार्ड वर्किंग क्यों लगा एंड पजेसिंग क्यों लगा, तो आगे बस आगे भी जो आइटम होगा वो भी नाउन फॉर्म में होना चाहिए ना, नाउन फॉर्म में होना चाहिए। ये थोड़ी ना टू बी हार्ड वर्किंग, ये तो उसमें इन्फिनिटिव में चला गया, पजेसिंग ये तो जिरेंड में चला गया, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये नाउन है, मतलब टू सक्सीड इन लाइफ, लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, डेडिकेशन का होना ज़रूरी है, हार्ड वर्क का होना ज़रूरी है ना। तो ये एक आइटम बता रहा है, तो ये वाला नाउन में है तो आगे भी नाउन में होना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्ड वर्क हो जाएगा, यहाँ पे भी तो नाउन ही लाना पड़ेगा, यहाँ पे हार्ड वर्क हो जाएगा, ठीक है, हार्ड वर्क। एंड यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा, ठीक है, एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर दे ऑल बी इन्फिनिटिव, टू बी डेडिकेटेड, टू बी हार्ड वर्किंग एंड टू पजेस, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए नाउन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे नाउन आया तो यहाँ पे हार्ड वर्क हो जाएगा और यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा, यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पूरा नाउन हो गया। अगर इसको हम इन्फिनिटिव में बनाते हैं तब कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटिव था तब हम कैसे बनाते हैं, अगर इसको इन्फिनिटिव में बनाते तो टू बी डेडिकेटेड हो जाता, तो यहाँ पे भी टू बी लग जाता, टू बी डेडिकेटेड, टू बी हार्ड वर्किंग, यही तो होता, टू बी हार्ड वर्किंग एंड टू पजेस हो जाता, यहाँ पे भी टू लग जाता, मतलब दोनों बन सकता था। खैर यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि आगे नाउन दे दिया है तो आगे भी नाउन बनेगा, पैरेलल स्ट्रक्चर वाला है, ये ध्यान रखना है। 32 पे आ जाएंगे। 32 है लेटर वर्सेस लेटर वर्सेस लेटर। लेटर देखिए, लेटर जो है ना ये टाइम को डिनोट करता है, लेटर मतलब सेकेंड ऑफ द टू, यानी कि दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट में से सेकेंड वाला, और लेटर मतलब पत्र होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ये वाला जो है ना टाइम को डिनोट करता है, जैसे मैंने कहा आई विल कॉल यू लेटर, जैसे मैंने कहा आई विल कॉल यू लेटर, या फिर लेटर, या फिर लेटर, क्या आएगा यहाँ पे, अब क्या यूज़ करोगे, आई विल कॉल यू लेटर या लेटर या लेटर। देखिए ये टाइम को, इस लेटर मतलब भी होता है बाद में, बाद, और ये जो लेटर है ना लेटर, ये बाद वाला, ठीक है, और ये लेटर है, ये पत्र है। अब यहाँ पे मैंने कहा आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, तो बाद का सेंस निकल रहा है ना यहाँ पे, बाद में, बाद का यानी कि टाइम का सेंस निकल रहा है, बाद का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे ये वाला लेटर इज करेक्ट होगा, ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो लेटर है ना ये आपका टाइम डिनोट कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है ये वाला, और लेटर सेकेंड ऑफ द टू, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो लेटर है ये नाउन है। अब इसका यूज़ कहाँ करोगे लेटर का, तो लेटर यानी कि जैसे कि फॉर्मर, फॉर्मर मतलब क्या होता है, पहले वाला, पहले वाला, और लेटर मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। फॉर्मर मतलब पहले से दो चीज़ है आपके सामने, कोई दो कपड़ा मैंने रख दिया आपके सामने और आपको पहले मतलब पहले एक कपड़ा दिखाया मैंने आपको, फिर सेकंड एक कपड़ा दिखाया, तो आपको सेकंड वाला पसंद है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे लेटर वाला यानी कि बाद वाला पसंद है, ना कि पहले वाला, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफ द टू ऑप्शंस, of the two options I prefer the latter या later या later, क्या आएगा यहाँ पे, मतलब ऑफ द टू ऑप्शन, दो ऑप्शन में आई प्रेफर द लेटर लेटर लेटर, क्या आएगा,
दो ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, आप किसको प्रेफर कर रहे हो? तो आप कहोगे मैं बाद वाले को प्रेफर कर रहा हूँ, यानी कि लेटर, बाद वाला। तो बाद वाला सेंस कौन निकाल रहा है? ये तो बाद में है, ये तो पत्र है, ये बाद वाला सेंस निकाल रहा है, तो यहाँ पे लेटर का यूज़ होगा। तो ऑफ द टू ऑप्शंस आई प्रेफर लेटर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेटर जो होता है ये सेकेंड ऑफ द टू में से होता है, यानी कि बाद वाला, ठीक है। जैसे बिटवीन द टॉर्टोइस एंड द हेयर द लेटर इज नोन फॉर इट स्पीड बट द फॉर्मर वन द रेस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी कि टॉर्टोइस और हेयर के बीच में, टॉर्टोइस और हेयर के बीच में बाद वाला, यानी कि द लेटर इज नोन फॉर इट स्पीड, बाद वाला अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है और पहले वाला रेस जीतता है। तो बाद वाला यहाँ पे लेटर आया हुआ है, और ये लेटर मतलब तो बाद में होता है, जो टाइम को डिनोट करता है। यहाँ पे बाद वाले का सेंस निकाल रहा है, तो यहाँ पे गलती है, आना क्या चाहिए? लेटर आना चाहिए, नॉट लेटर, ठीक है। तो ये रूल था। 33 में आ जाएंगे, ये भी बहुत ईजी रूल है, फीवर वर्सेस लेस, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम बात करेंगे फ्यू, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना कि यही इतना ही समझा के मैं आगे निकल जाऊँ। जैसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और मेनी और फ्यूअर, ठीक है, फ्यूअर। इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, और प्लूरल वर्ब आती है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मेनी, फ्यूअर, इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। काउंटेबल नाउन आएगा तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन आता है, चाहे वो मेनी हो गया, चाहे वो फ्यूअर हो गया, चाहे फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, इसका तो बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिलहाल इतना ही जानो कि इनके बाद काउंटेबल नाउन आते हैं और प्लूरल वर्ब आते हैं। उसी तरह लिटिल हो गया, ठीक है। उसी तरह एक और रूल है कि अगर आपका लिटिल आता है, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, या फिर आपका आ जाएगा मच, ठीक है, मच आ जाए, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, मच आ जाए और लेस आ जाए। इनके बाद ना अनकाउंटेबल नाउन आता है, और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है कि फीवर हो गया काउंटेबल नाउन, लेस किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे फीवर यूज फॉर काउंटेबल नाउन, जैसे थिंग्स यू कैन काउंट, चीज़ें जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे बुक्स, चेयर्स, पीपल, इन्हें आप काउंट कर सकते हो, तो इनके साथ आप फीवर लगाओगे। लेस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। लेस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, थिंग्स यू कैन नॉट काउंट, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक वाटर, शुगर, टाइम, मनी। क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा देयर आर, यहाँ पे डैश ले लेते हैं, स्टूडेंट्स, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। अब मैं यहाँ पे रख दिया लेस, लेस या फीवर, यहाँ पे क्या रखोगे आप? अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद वाला नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो नाउन को तो हम यहाँ पे काउंट, स्टूडेंट्स है, इसका मतलब काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कि फीवर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, लेस अनकाउंटेबल। तो देयर आर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे फीवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया, आई हैव टाइम to complete the project, to complete the project। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आप रखोगे यहाँ पे? टाइम, यहाँ पे हम टाइम को काउंट कर सकते हैं, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको घंटे में भले बोल सकते हैं, लेकिन टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे लेस का यूज़ करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि फीवर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जहाँ पे काउंटेबल नाउन उसके आगे फीवर, उसके बाद लेस। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी इसी में। तो ड्यू टू हैवी रेन्स देयर वॉज लेस पीपल इन द स्टेडियम दैन वी हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ पे बी पार्ट में एरर था, क्योंकि पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे लेस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फीवर आना चाहिए। इजी हमको मिल गया। डैंगलिंग मॉडिफायर की बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपका रूल है ये डैंगलिंग मॉडिफायर है, इसको देख लेते हैं।
डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है? जब कोई नाउन मिसिंग होता है या मिसप्लेस होता है, उसे ही कहा जाता है डैंगलिंग मॉडिफायर। ठीक है। अ मॉडिफाइंग फ्रेज मस्ट क्लियरली रेफर टू द नाउन। एक ऐसा मॉडिफाइंग फ्रेज जो क्लियरली क्या करे, नाउन को रेफर करे, इट मॉडिफाइज, इसे मॉडिफाई करे। बट क्या होता है कि जब नाउन मिसिंग हो, ठीक है, ये डैंगलिंग मॉडिफायर तभी होता है जब, मतलब डैंगलिंग मॉडिफायर की गलती तभी होती है सेंटेंस में जब नाउन मिसिंग हो, यानी कि जिसे वो रेफर कर रहा हो, जिसे वो मॉडिफाई कर रहा है, वो मिसिंग है वो नाउन, और वो मिसप्लेस है। जैसे भी एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज लुकड ब्यूटीफुल। अब आप इस सेंटेंस को देख रहे हो, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में घूमते हुए, द ट्री लुकड ब्यूटीफुल, जो पेड़ हैं वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे गली में कौन घूम रहा है? वो नाउन कहाँ है? गली में कोई तो घूम रहा होगा, या तो ये पेड़ घूम रहा है, इसी को डायरेक्ट रेफर कर दिया ऐसा, लेकिन पेड़ तो ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, तो गली में घूमने का काम कौन कर रहा है? यानी कि यहाँ पे नाउन मिसिंग है, जो घूम रहा है वो नाउन है और वो इस जगह पे मिसिंग है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो ये पेड़ घूम रहा हो, मिसप्लेस कर दिया। तो यही डैंगलिंग, इसमें इस सेंटेंस में डैंगलिंग मॉडिफायर की गलती है, जहाँ पे नाउन मिसिंग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट में घूमते हुए, आई थॉट, यही नाउन यहाँ पे मिसिंग था, आई थॉट द ट्रीज लुकड ब्यूटीफुल। ये होता है डैंगलिंग मॉडिफायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क द टेलीविजन वॉज स्विच्ड ऑन बाय द यंग बॉय। अब यहाँ पे देखिए गलती है कुछ, क्या गलती है? आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क मतलब अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद, कोई तो होमवर्क फिनिश कर रहा होगा, वो नाउन कहाँ है? वो नाउन गायब है। आगे कह रहा है टेलीविजन वॉज स्विच्ड ऑन बाय द यंग बॉय, टेलीविज़न को बंद कर दिया गया यंग बॉय के द्वारा, लेकिन यहाँ पे होमवर्क वह कौन पूरा किया था? वो तो गायब हो गया। ऐसा लग रहा है टेलीविज़न ने अपना होमवर्क पूरा किया, उसके बाद ये यंग बॉय ने इसको बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है ना, मिसप्लेस हो गया है या क्या हो गया है, मिसिंग है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये डैंगलिंग मॉडिफायर की गलती है, तो अब इसको कैसे सही करोगे? तो इसको कैसे सही करोगे? यहाँ पे आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क, ये जो यंग बॉय है यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क द यंग बॉय, यहाँ पे गलती थी, द यंग बॉय स्विच्ड ऑन। ठीक है, द यंग बॉय स्विच्ड ऑन, ये हो जाएगा स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, स्विच ऑन द टेलीविजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क मतलब अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद यंग बॉय ने क्या किया, टेलीविजन को स्विच ऑन किया, यही तो हुआ। टेलीविजन वॉज स्विच ऑन बाय द यंग बॉय, उल्टा सीधा कर दिया, मिसप्लेस कर दिया। तो यही होता है डैंगलिंग मॉडिफायर, जहाँ पे नाउन मिसिंग होता है या नाउन मिसप्लेस होता है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है वही गायब हो जाता है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे रखना है। 35 पे आ जाएंगे, रूल नंबर 35, बिटवीन वर्सेस अमंग। तो ये तो इजी है, बिटवीन के साथ। बिटवीन किसके लिए आता है? टू के लिए, जब दो पर्सन हो या फिर दो ऑब्जेक्ट हो या दो पर्सन के बीच की बात हो रही हो, तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। मोर देन टू यानी कि दो से ज़्यादा अगर व्यक्ति हैं, दो से ज़्यादा चीज़ हैं, तो हम वहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे। ईजी है ये तो, है ना। जैसे अगर बिटवीन जो है ना, बिटवीन इज टिपिकली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू पीपल या टू पीपल ग्रुप्स या फिर थिंग्स। ठीक है, और अमंग इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग मोर देन टू, दो से ज़्यादा की बात होती है, वहाँ पे आप बिटवीन अमंग लगाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा एक्सेप्शन है बिटवीन में। एक्सेप्शन क्या है कि बिटवीन कैन बी यूज फॉर मोर देन टू, बिटवीन को ना मोर देन टू के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। बिटवीन मोर देन टू के लिए भी आता है, लेकिन कब आता है? इफ़ दे आर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम बीइंग कंसिडर्ड इन अ 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, अगर वो डिस्टिंक्ट की बात करता हो, इंडिविजुअल आइटम की बात करता हो तो। ठीक है, तो जब वो मतलब बिटवीन का यूज़ हम कब करेंगे? मोर देन टू के लिए। मोर देन टू के लिए बिटवीन का यूज़ कब करेंगे? जब इफ़ दे आर डिस्टिंक्ट, वे अलग की बात करता हो, इंडिविजुअल आइटम की बात करता हो, बीइंग कंसिडर्ड इन अ 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आ ट्रीटी वॉज साइन। ठीक है, साइन डैश है the five nations
अब यहाँ पे अमंग आएगा कि बिटवीन आएगा? यहाँ पे बिटवीन यूज होगा, ठीक है। अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन 5 नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब बिटवीन, ये एक्सेप्शन है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। बाकी आप ध्यान दोगे कि दो पर्सन या दो चीज़ों के लिए आप बिटवीन लगाओगे, मोर देन 2 के लिए अमंग लगाओगे। जैसे कि द मैनेजर कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस अमंग द 2 कैंडिडेट्स ही हैड इंटरव्यूड। यहाँ पे देखिए अमंग में गलती है क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडिडेट की बात कर रहा है, यहाँ पे आना चाहिए था बिटवीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल पे आ जाएंगे। 36 सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको ना दा का यूज़ करना है, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि दा का यूज़, दा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो उसके पहले आपने क्या रखना है? दा का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ईएसटी हो गया, या फिर मोस्ट हो गया, है ना, मोस्ट हो गया ये, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया। तो यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग मोर देन 2 थिंग्स, जब 2 से अधिक चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रीसीड द बाय द डेफिनेट आर्टिकल द, इनके आगे दा का यूज़ लगता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ टॉलेस्ट, ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब वो क्लास में सबसे लंबा है। तो यहाँ पे मोर देन 2 थिंग्स में कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगाओगे? ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दा लगा देना है बस। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, तो वहाँ पे मोस्ट के आगे भी आप दा लगाओगे। जैसे ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन द टीम विराट इज़ द बेटर बैट्समैन बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे दा लगा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए था, बेस्ट आना चाहिए था, नॉट बेटर, बी पार्ट में एरर था। 37 पे आ जाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री एंड डबल कंपैरेटिव, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री तो सही है लेकिन डबल कंपैरेटिव नहीं सही है। यूज़ ओनली 1 कंपैरेटिव फॉर्म, जैसे कि मोर बेटर एक साथ नहीं आ सकते, मोर वाइजर एक साथ नहीं आ सकते, या तो सिर्फ बेटर रखो या सिर्फ वाइजर रखो, मोर उसके साथ नहीं लगाओगे। डबल कंपैरेटिव इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। जैसे कि मोर बेटर या मच बेटर, ठीक है, नहीं मोर बेटर नहीं आ सकता। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ही इज़ मोर वाइजर, ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, ये सही है। अब वाइजर तो ये तो कंपैरेटिव है, समझ में आ रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उसके साथ मोर लगाने की क्या ज़रूरत है? तो ये डबल कंपैरेटिव, तो डबल कंपैरेटिव यहाँ पे नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा। ही इज़ वाइजर दैन हिज ब्रदर, ये करेक्ट हो जाएगा, मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो, डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा। जैसे सी इज़ द मोस्ट, इसी तरह सुपरलेटिव में भी है, सी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे आप देखोगे, मोस्ट स्मार्टेस्ट तो लगा हुआ ऑलरेडी, ये सुपरलेटिव डिग्री है, फिर इसके आगे मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है ना? इसके आगे मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, इसको मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। डबल कंपैरेटिव कर दिया है या डबल सुपरलेटिव कर दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो करेक्ट हो जाएगा। तो मच बेटर नहीं होगा, सॉरी मोर बेटर नहीं होगा, मच बेटर आप कर सकते हो। जैसे कि सी इज़ फीलिंग मच बेटर, अगर कोई बोले कि सी इज़ फीलिंग मोर बेटर तो वो गलत हो जाएगा, मच बेटर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द न्यू ब्रांड ऑफ कॉफ़ी इज़ मच मोर बेटर दैन वन। अब यहीं पे गलती आ गई है, गलती यहाँ पे आप पकड़ सकते हो, मच मोर बेटर दैन वन। यहाँ पे आपकी गलती क्या है? या तो मोर बेटर करो, मोर वाइजर करो, है ना। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? तो मोर बेटर इज़ डबल कंपैरेटिव, मोर बेटर जो है ना ये डबल कंपैरेटिव है, तो ये आपका गलत है। बेटर इज़ ऑलरेडी, बेटर यहाँ पे ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म है ऑफ गुड, तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? बेटर ही है, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? बेस्ट है। तो ये ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके आगे मोर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मच बेटर दैन हो जाएगा, मोर लगाने की ज़रूरत नहीं थी।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अपने ध्यान रखना है, एक रूल और याद रख लेना है कि अगर आपका सेंटेंस में कंपैरेटिवली आता है, सेंटेंस में अगर कंपैरेटिवली आता है, कंपैरेटिवली, ठीक है, अगर सेंटेंस में कंपैरेटिवली आता है या रिलेटिवली आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके बाद आप क्या करोगे, इनके बाद पॉजिटिव डिग्री लगाओगे कि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री आएगी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये वाइजर है ना, वाइजर, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये स्मार्टेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली सेंटेंस में आ रहा है या रिलेटिवली सेंटेंस में आ रहा है तो इनके बाद ना पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये ध्यान रखना। कभी भी सेंटेंस में कंपैरेटिवली आ जाए या रिलेटिवली आ जाए तो इनके बाद ना पॉजिटिव डिग्री आएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने कहा द ट्रेन इज, द ट्रेन इज, ठीक है, द ट्रेन इज रिलेटिवली, फिर यहाँ पे मैं कर दूँ स्लो, या आप कह सकते हो यहाँ पे स्लो या स्लोवर। क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा करेक्ट होगा, द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो या स्लोवर। तो रिलेटिवली आया, मैंने कहा ना कंपैरेटिवली अगर सेंटेंस में आ रहा है, रिलेटिवली आ रहा तो इसके साथ पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो यहाँ पे स्लो करेक्ट हो जाएगा, नॉट स्लोवर। लेकिन ये लगा के दे देगा जो कि सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये भी रूल आपने याद रखना है इसी के साथ। सोचा कि इसी के साथ बता दूं। 38 रूल पे आ जाएंगे। पजेसिव केस है एस, पजेसिव, देखिए ये जो पजेसिव केस है ना, एस वाला एपोस्ट्रॉफी एस, ये किसके साथ लगता है, लिविंग बीइंग के साथ लगता है, टाइम के साथ, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो पर्सोनिफाई भी किया जा रहा हो तो उसके साथ भी आप लगा सकते हो एपोस्ट्रॉफी एस का। लेकिन ऑफ का यूज़ आप कहाँ लगाओगे, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नॉन लिविंग के लिए आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा जो पजेसिव केस है एपोस्ट्रॉफी एस जनरली यूज फॉर लिविंग बीइंग, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, सम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, स्पेस या वेट के लिए कर सकते हो। और जो यहाँ पे ऑफ है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हो। जैसे लिविंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोहन का घर अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखोगे, रोहन्स एपोस्ट्रॉफी एस, रोहन्स कार, इस तरह ना। तो रोहन यहाँ पे लिविंग बीइंग है और यहाँ पे रोहन की कार अगर लिखना है तो एपोस्ट्रॉफी एस हम यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा नॉन लिविंग चीज़ के लिए अगर कहूँ द लेग, हम यहाँ पे इस तरह नहीं कह सकते लेग्स चेयर, ठीक है ना, इस तरह बोल सकते हैं लेग्स टेबल, नहीं टेबल लेग्स उल्टा मैंने कहा, इस तरह नहीं लिख सकते टेबल, ठीक है, टेबल्स लेग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि टेबल नॉन लिविंग चीज़ है और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। तो इसके साथ लगेगा क्या, नॉन लिविंग के लिए ऑफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, द लेग ऑफ द टेबल, ये करेक्ट हो जाएगा, द लेग ऑफ द टेबल। समझ में आया। अब उसी तरह एक एक्सेप्शन है, मैंने बताया टाइम अगर रहेगा तो टाइम के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, ठीक है। किसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है, लिविंग बीइंग के लिए, यानी कोई जीता जागता इंसान हो, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कोई सी ऐसी चीज़ हो जिसको पर्सोनिफाई कर दिया गया हो ह्यूमन की तरह। अब कुछ एक्सप्रेशन है जैसे कि टाइम हो गया, जैसे कि स्पेस हो गया, स्पेस के लिए भी लगता है, जैसे कि वेट हो गया, इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है, क्या एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक्सेप्शन, जैसे मैंने कहा आर डेज लीव, ठीक है, आर डेज लीव, ये करेक्ट है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है। टाइम रहेगा तो आप क्या करोगे, टाइम के लिए आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा किसी को पर्सोनिफाई, जैसे नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया गया, नेचर्स लॉ, तो यहाँ पे नेचर्स, ठीक है, लॉ, नेचर का कानून। अब यहाँ पे नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया गया ना, तो यहाँ पे भी आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द हाउस रूफ वॉज डैमेज, यहाँ पे ए पार्ट में ही एरर था क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, द हाउस रूफ, क्योंकि हाउस क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस हो जाएगा, द रूफ, ठीक है, द रूफ ऑफ द हाउस। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अनलेस वर्सेस अंटिल है, तो अनलेस क्या बताता है, अनलेस कंडीशन शो करता है, अंटिल टाइम को शो करता है।
और दोनों में क्या ध्यान रखना है, अनलेस में इफ़ नॉट है, अनटिल अप टू द टाइम है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अनलेस जो है ना ये कंडीशन बेस्ड होता है, इट मीन्स इफ़ नॉट। अनटिल जो होता है ये टाइम बेस्ड, मतलब ये टाइम शो करता है। अगर टाइम सेंटेंस का, अगर टाइम का सेंस निकल रहा है सेंटेंस में तो वहाँ पे आप अनटिल का यूज़ करोगे। अगर कंडीशन का सेंस निकल रहा है तो वहाँ पे अनलेस का यूज़ करोगे। और इसका मतलब होता है अप टू द टाइम व्हेन, यानी कि बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। ये दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इनके साथ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये सेंटेंस में आएगा ना तो ये जिस भी सेंटेंस से ये शुरू होंगे ना उस सेंटेंस में आप नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। सो डू नॉट यूज़ अनदर नेगेटिव लाइक नॉट इन द सेम क्लॉज। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकोगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। ये ऑलरेडी नहीं इसका सेंस निकाल रहा है। अब इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नॉट नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें नॉट नहीं आएगा। बाकी आप यहाँ पे इसमें लगा सकते हो, लेकिन जिसके साथ ये अनलेस और अनटिल जिस सेंटेंस में स्टार्ट हो रहे उस सेंटेंस में आप नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जब तक नहीं वाला सेंस आ गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कंडीशन सोच कर रहा है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होंगे। एक कंडीशन है कि नहीं है? अगर हम टाइम की बात करेंगे तो प्लीज़ वेट हियर अनटिल, यहाँ पे अनटिल लग जाएगा, अनटिल आई कम बैक। अब यहाँ पे वेट करने की बात हो रही है, इंतज़ार करने की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, अनटिल लगाओगे। और इसके साथ भी नॉट नहीं आएगा, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसके साथ भी नॉट नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? अनटिल आई कम बैक। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी सेंटेंस में अनलेस आ जाए, अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो ये उस वाला सेंटेंस किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट में जाता है। ये वाला रूल पढ़ेंगे हम, लेकिन आ गया है तो हम यहीं पे देख लेते हैं। लास्ट आ गया है, बहुत लेंदी क्लास हो गई है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आफ्टर लेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी सेंटेंस में लेट आ जाता हो तो लेट के बाद, लेट एक वर्ब है, और लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, द वर्ब लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, अस, देम। कभी भी लेट आए ना तो आप क्या करोगे, लेट के बाद ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। लेट के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लेट आया है, फिर यू एंड मी। अब यहाँ पे यू तो कर देगा, यहाँ पे आई कर देगा एरर में। आपने सही करना है कि यहाँ पे लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो ये यू का भी, यू का ऑब्जेक्ट मतलब यू का ऑब्जेक्ट यू ही है। अब एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा, तो आई का यहाँ पे मी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इस तरह पूछ लिया जाएगा। देखिए इस तरह जो आपको ध्यान रखना है, ये आपका सेंटेंस गलत है। तो लेट के साथ ध्यान रखना है कि लेट के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। कभी भी लेट के साथ अगर प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो द टीचर सजेस्टेड दैट लेट सी एंड हर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज द कल्चर इवेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे लेट आया है और लेट के बाद मैंने कहा था प्रोनाउन अगर आता है तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे सी है, सी जो कि सब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। यहाँ पे हर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हर एंड हर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन। इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है, समझा है। ऐसा तो है नहीं कि यही रूल को मैं पढ़ाते चले जाऊँ और आपको कुछ समझाऊँ ना, तो वो फिर मतलब नहीं है। बस मुझे क्या करना है, आपको रिकॉल कराना है, रिवीजन कराना है, और मैं करा रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे रिवीजन के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझाया भी जा रहा है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसको थोड़ा स्पीड में देख लीजिएगा क्लास को, क्योंकि सारा आप बस रिकॉल करने के लिए तो स्पीड में देख रहे। क्लासेस जो लेंदी हो ना, अगर आपको पहले से वो चीज़ें पता है, आप बस रिकॉल करने के लिए देख रहे हो, रिवीजन के लिए, तो आप उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना फीडबैक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बाय बाय।